बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी स्पोर्ट्स में आपको खुश आमदेद कहता है और रोजाना हम बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है टॉप स्टोरीज। आइए देखते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 टाकरा कल लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन का मुझ पर एतमाद है, तनकीदी लोगों की मुझे टेंशन नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों में मदद मिलेगी। कौमी कप्तान बाबर आजम। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मेरी जितनी भी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है उसमें मुझे उन्होंने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस दिया और वो मेरे लिए काफ़ी है। और बाकी रूमर्स देखें वो तो मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है। T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी बॉलर छाए हुए हैं। पाकिस्तानी बॉलर का सामना करना आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड कप्तान टॉम लीथम। I think you can look at everyone across, the Pakistan squad there. They've got guys that bowl fast. They've got some quality spinners, and obviously with the bat, they've got many match winners. So भारत हमें बुलाएगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन अब भारत की बारी है कि वो अपना कर्ज उतारे। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद। रावलपिंडी के मिसम क्रिकेट ग्राउंड में रमजान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। जूनियर हॉकी एशिया कप की तैयारी के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का कल से आगाज़ हो रहा है और इस हवाले से दोनों टीमों की तैयारियों का सिलसिला जारी है। ज़ीशान नवाज़ ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से और उनसे हम जानेंगे कि क्या अपडेट है इस सीरीज़ के हवाले से। इस वक्त दोनों टीमें प्रैक्टिस करती नज़र आ रही हैं। ज़ीशान, सबसे पहले आपको शो में खुश आमदेद। क्या अपडेट है इस हवाले से? अली भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पर कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। इस वक्त स्टेडियम में मेरे एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है, जबकि मेरी दूसरी जानिब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है। दोनों टीमें ही बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के भरपूर सेशंस कर रही हैं। अगर बात की जाए दोनों कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, दोनों कप्तानों ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज़म का इजहार किया है कि कल अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अगर बाबर आजम ने बात करते हुए कहा है कि हम कोई नया तजर्बा नहीं करेंगे और फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, जब उसके अलावा जो बाबर और रिजवान की जोड़ी है उसको जारी भी रखेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें कम वक्त रह गया है। दो अहम इवेंट आने वाले हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप है उसके लिए, तो ये और मैच भी कम है, तो इसके लिए हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे और पूरी तैयारी का सोचकर इस मैदान में आएंगे। जबकि अगर बात की जाए टाइम लॉथम की, तो उसने भी यही कहा है कि मैं पाकिस्तान में पहली मरतबा खेलने के लिए आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही बीट करने की। अगर बात की जाए टिकटों के हवाले से, तो जो लाहौर में होने वाले मैच हैं, जिनमें से 3 मैच हैं T20 के हैं, वो तीनों की तीनों टिकटें जो मुकम्मल तौर पर बिक चुकी हैं और कल उम्मीद की जा रही है कि स्टेडियम भरा हुआ होगा। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नज़र आई। वो देखने में कोई अच्छे मुतमैन दिखाई दिए हैं कि कल वो स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। उन्होंने नौजवानों का भी तारीफ़ किया है कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जैसे कि सैम अयूब हो गया, उसके साथ एहसानुल्लाह हो गया। लेकिन उन्होंने ख़ास बात ये भी किया है कि हम कोई नया तजर्बा नहीं करेंगे, हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे और बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है इसको भी जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना ज़ीशान नवाज़ को। थैंक यू सो मच ज़ीशान नवाज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी तरह हमें अपडेट करते रहिए। और जो ज़्यादा जोर दिया ज़ीशान नवाज़ ने कि बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव नज़र आई है और पाकिस्तान की टीम जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि नया तजुर्बा कोई करने की अब हम मुतामिल हो नहीं सकते। इस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ हमें सीरीज़ में शिकस्त हुई है। इस सीरीज़ को मज़ीद डिस्कस भी करेंगे और भी क्रिकेट के उमूर पर और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के उमूर पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं ज़ीशान नवाज़ से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम बड़े पुरुमीद हैं और फिर पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। और आज के शो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगे कि जिन्होंने शायद ये बीड़ा ही उठाया हुआ है कि वो स्क्रैच से टीमों को जो है वो उठाएंगे और स्क्रैच से टीमों को उठाने के बाद और फिर एक मजबूत यूनिट में टीमों को ढाल देंगे। एक ऐसे दौर में उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में पेशावर की क्रिकेट की भागदौड़ संभाली, क़यादत की कि जब पेशावर की क्रिकेट जो थी इतनी
इतनी ज़्यादा परवान नहीं चढ़ी थी, इतने वहाँ से प्लेयर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब वो पेशावर की टीम के कप्तान बने तो एक के बाद एक प्लेयर ऐसा आना शुरू हुआ कि आज आप देख रहे हैं कि केपी के काफ़ी प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की टीम में मौजूद है और ये सिलसिला इनकी कप्तानी से ही शुरू हुआ। उसके बाद जब ये अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान की क्रिकेट कहीं भी जो स्टैंड नहीं कर रही थी, इन्होंने वहाँ भी स्क्रैच से क्रिकेट का आगाज़ किया और ज़बरदस्त प्लेयर अफगानिस्तान को दिए और आज हमने देखा कि अफगानिस्तान हमें सीरीज़ हराने में भी कामयाब हो रहा है। और अब इन्होंने बीड़ा उठाया कि सऊदी अरब की क्रिकेट को ये बेहतर करेंगे और अब सऊदी अरब की क्रिकेट टीम जिस तरह सेकंड और थर्ड स्ट्रेंथ को हमने यहाँ पे रमज़ान टूर्नामेंट में खेलते देखा, तो अब जिस तरह कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब में क्रिकेट जो है वो किस अंदाज से फ्लरिश करने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर और अब से एक दो कबल हमने अपने शो में उनकी बर्थडे के हवाले से भी कहा था, अब से 2 दिन पहले की सालगिरह भी थी। कबीर खान ने हमें ज्वाइन किया, शो में उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, क्योंकि 1-2 दिन पहले भी हमने शो में जिक्र किया था, लेकिन आज आप मौजूद हैं, हमारे शो का हिस्सा बने, तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू मैनेजर, थैंक यू। ऑलराइट, आपसे बात करेंगे कबीर भाई, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन बाबर आजम ने क्या कहा है पहले जरा वो सुनते हैं। देखिए मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मेरी जितनी भी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है उसमें मुझे उन्होंने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस दिया और वो मेरे लिए काफ़ी है। और बाकी रूमर्स देखें वो तो मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है, तो इतनी चीज़ें आती हैं, मैं किस पे एक्सप्लेन करूँ। बिल्कुल ये हमारे लिए जो सीरीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है कम्बिनेशन के लिए, कि हम किस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे या क्या हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि हम कम ही ट्राई करेंगे, लेकिन जो टीम के लिए रिक्वायर्ड होगा या जो हमें लगेगा कि ये सूटेबल है या इस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या डिफरेंट ट्राई करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम 1-2 ट्राई ज़रूर करेंगे। ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है कि एक्सपीरियंस करें। जो मेरी और रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप वो है उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। सुन रहा हूँ कि वो उनकी बी टीम है या उनके यंगस्टर आए हैं, तो जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनके ऑलमोस्ट 9 से 10 प्लेयर जो सीजन्स प्लेयर हैं जो खेलते आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल उनके टीम के साथ रहे हैं, और जो नए भी आए हैं वो भी सीजन प्लेयर और परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पे आप किसी भी टीम को इजी नहीं लेते। इंटरनेशनल क्रिकेट है और इसमें आप किसी ओपोनेंट को इजी नहीं ले सकते। जी नाज़रीन, आपने सुना पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को, और बाबर आजम ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि ओपनिंग पे कोई समझौता नहीं होगा, कोई नया एक्सपीरियंस किया नहीं जाएगा, अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ को जीतने की कोशिश करेंगे। कबीर भाई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बाबर आजम को सिलेक्ट करने वाली सिलेक्शन कमेटी में आप शामिल थे और बाबर आजम को फर्स्ट टाइम आप ही लोग जो थे वो इंट्रोड्यूस कराने में कामयाब हुए थे। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या देख के, क्योंकि उस वक्त बाबर आजम थे नहीं, तो क्या देख के, क्या पोटेंशियल देख के आपने इनको सिलेक्ट किया था? टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले उनको देखा था हबीब बैंक और स्टेट बैंक के मैच में, और तभी से इस बच्चे में इतनी क्लास थी। जब अफगानिस्तान में हम लेके आए थे पाकिस्तान अपनी कैंप की तैयारी के लिए, तब एक बच्चा खेला हमारे अगेंस्ट 2-3 मैच में, हर मैच में रन करता था, और हमारे मेन स्ट्रेंथ जो बॉलर थे वो परेशान थे उसको आउट करने में। बाद में पता चला कि उसका नाम बाबर आजम है। बहुत टैलेंटेड, बचपन से ही टैलेंटेड, और एक ऐसा प्लेयर जो नजर आता था। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे प्लेयर को पिक करने के लिए कोई आपको स्पेशल क्वालिटीज की जरूरत नहीं है, वो खुद ही नजर आ जाता है। ठीक है, और अब सीरीज के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज है। पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान से हार कर आया। मैं अफगानिस्तान की क्रिकेट पे आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन जरा पहले सीरीज को डिस्कस करूंगा कि उस एक सीरीज हारने के बाद 4-5 प्लेयर की वापसी भी हुई है जिनको आराम दिया गया था। पाकिस्तान की टीम इस वक्त सोच क्या होगी पाकिस्तान के जो ड्रेसिंग रूम में? ठीक है जी, आप जाहिर बात है जब आप हारते हो तो आप पे प्रेशर आता है। आई डोंट नो कि वो ठीक डिसीजन था कि नहीं था, लेकिन एक चीज़ हो गई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। टीम जब हारती है तो मोरल डाउन होता है, फिर जब टीम वापस आती है तो उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है। न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम, तो जाहिर बात है टीम पे प्रेशर भी होगा, इनको एक पॉइंट प्रूव भी करना पड़ेगा। और अब जो है मेरे ख्याल में हम लोग थोड़ा सा अंडर प्रेशर होकर खेलेंगे, क्योंकि होम सीरीज भी, और जारी बात है कि हम लोगों ने अच्छा करके भी दिखाना। और अब जिस तरह से बाबर आजम ने कहा कि मैं ओपनिंग में और रिजवान ही ओपन करेंगे, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, स्ट्राइक रेट के हवाले से बात हो रही है कि जो है ओपनिंग पेयर तब्दील होना चाहिए। कल मेरे साथ आप ही के स्विस गैस के कुलीग मौजूद थे को जमा, उन्होंने कहा कि बाबर अगर नंबर 3 पे खेलते हैं तो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन बाबर ने आज भी ये अंदिया दे दिया कि वो ओपनिंग का स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या बाबर को ओपन ही करना चाहिए, या आप समझते हैं वो नंबर 3 पे या 4 पे आके ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सूटेबल हैं?
देखिए जी, जब आपका प्लेयर इतना टॉप क्लास पे चला जाता है और जब आप कप्तान बनाते हो, फिर आप पूरी टीम का बेड़ा उस पर डालते हो, तो मेरे ख्याल में फिर चॉइस भी उसी को देनी चाहिए कि वो किस नंबर पे ज्यादा कंफर्टेबल है और कहाँ पे मैच जिता सकता है। ठीक है। मेन चीज ये है कि आप अगर उसको मैच खिलाते हो और आप समझते हो कि मैच विनर है, तो ही एट व्हाटएवर नंबर ही डिजायर्स टू प्ले, उस नंबर पे खेल के मैच जिता दे। मैच उसका काम है मैच जिताना। आई थिंक स्ट्राइक रेट से सब कुछ काउंट होता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर वो किसी भी स्ट्राइक रेट के साथ मैच जिता रहे हैं तो फिर वो इतना मैटर करता ही नहीं। क्योंकि आप एज ए कोच, अगर आप कोच होते कि आप बाबर को फिर ओपन कराते, क्योंकि मैंने जितनी आपकी कोचिंग देखी है आप एग्रेशन के साथ जाते थे। आपने पेशावर से भी खेला तो वहाँ से भी एग्रेसिव ओपनर आपके साथ थे। फिर जब आप हबीब बैंक में आए तो रिफतुल्लाह मोहम्मद का साथ आपको मिल गया। अफगानिस्तान की टीम को आपने देखा तो शहजाद मोहम्मद जैसा आपने एग्रेसिव ओपनर अफगानिस्तान की टीम को दिया। जब सुई सदरन में आए तो ओवैसी और इन जैसे जो दूसरे ब्लास्टर थे वो जो है वो टीम का हिस्सा बने। जैन अब्बास और ओवैसी भी ओपन करते हुए नजर आए। तो आपको मैंने हमेशा देखा कि आप T20 में जो है वो एग्रेशन के साथ जाते थे। नहीं जी, वो तो जारी बात है, हर एक कोच के अपना प्लान होता है। देखें जी, अगर उसको बाबर को नीचे खिलाना तो मैं उसको कन्विंस करूंगा। ऐसे नहीं कि एकदम से उसको नीचे ले आऊंगा। किसी भी प्लेयर को आप जब उसके नंबर चेंज करते हो, आप उससे पूछते हो कि वो वहाँ पे है या नहीं है, और प्लस आप उसको एक मौका देते हो कि वो अपना पॉइंट प्रूव करे। अगर आप मुझे चाहिए, अगर एज ए कोच मैं चाहता हूँ कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, उसकी विनिंग रेशियो अच्छी हो, अगर वो चीज़ कर दे तो ठीक है, ही इज ओके। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं कर रहा तो देन ऑब्वियसली एक वक्त में आप डिसीजन लेते हो। एग्रेशन T20 की जान है आजकल, हम सबको पता है कि बात का जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं, बैटिंग सेकंड में तो मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपने ट्रांसफर करते हो, यू नो कि कैलकुलेशन क्या है। बैटिंग फर्स्ट में बात होगा तो आपने पिच के लिहाज से करने होते हैं रन, और उसमें बात होगा स्ट्राइक रेट मैटर करता है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे रिजवान और ये अगर कंपैरेटिवली जितना स्ट्राइक रेट चाहिए या जितने रन करने चाहिए उतने नहीं बनेंगे तो फिर टीम पे बोझ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप चाहें तो फिर बाबर आजम को कन्विंस करके आप उसको नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट कबीर खान साहब ये भी कहता है कि ठीक है, अगर बाबर ओपन करते हैं तो फिर रिजवान को नीचे कर दें, क्योंकि दोनों सिमिलर फैशन के प्लेयर हैं, वो शायद पावर प्ले को इतना यूज नहीं कर पाते। देखिए जी, मैं आपको बात वही कह रहा हूँ कि मैं बार बार एक चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि इसी प्लेयर ने बहुत सारे ऐसे मैचेस जिताए और बहुत सारी ऐसी टीमों के खिलाफ मैच जिताए जिसको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कम्बिनेशन के लिहाज से अगर वो चीज़ टीम पे इफेक्ट कर रही है, स्टैट्स के लिहाज से भी और ओवरऑल रिजल्ट के लिहाज से भी, तो चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। और ये दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं कि इनको कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए कि और थोड़ा सा आगे खेलें, थोड़ा सा पीछे खेलें। टीम के लिए जो बेहतर है वो करें। और मेरे ख्याल में जब आप एक प्लेयर आपकी एक अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, उनको कन्विंस करके उनके साथ ही बात करते हैं, उनको उनकी मर्जी पे छोड़ते हैं टू बी ऑनेस्ट, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अगर टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो दे नो, उनको बच्चे तो नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने अगर स्ट्राइक रेट अच्छी की होती तो मैच जीत जाते, या उनकी बेटर स्ट्राइक रेट से मैच का रिजल्ट अगर खराब हो रहा है तो उनको भी पता लगता है। तो मेरे ख्याल में इससे तो कोई ऐसी बड़ी बात है भी नहीं। एक दो मैचेस के बाद, 3 मैचेस के बाद खुद सारा सामने आ जाता है। ठीक है, अच्छा आपको भी लगता है कि कुछ लोग ये बात भी करते हैं कि अगर बाबर आजम ओपन नहीं करेंगे तो फिर उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, और जब टीम में जगह नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली कप्तानी भी चली जाएगी T20 से। देखें जी, अब जारी बात है कि ये तो बहुत जो भी ऐसी बातें करते हैं वो कुछ ज्यादती ही कर जाते हैं। क्योंकि अगर एक लड़का दुनिया के टॉप नंबर्स पे आता है, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शुमार होता है, और उसको अगर आप लोग एकदम से ऐसे डिस्कार्ड करते हो कि यार वो एक जगह उसकी नहीं बनेगी, मेरे ख्याल में हमारे पास फिलहाल तो बाबर का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि आजकल तो दुनिया में उस पाए के बैट्समैन नजर नहीं आते। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम लोग स्टैट्स के लिहाज से ऊपर नीचे देख रहे होते हैं, लेकिन बाजू का स्टैट्स भी इतने जरूरी नहीं होते जितना जो है ना टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होती है। और जो नए जो प्लेयर हैं, जैसे साइम आए हैं या हारिस, जिस तरह भी आपके KP के प्लेयर आए, उन्होंने आके एक हफ्ता इंपैक्ट डाला है। इन दोनों की आमद के बाद से रिजवान और बाबर पे कितना प्रेशर आप समझते हैं कि आया होगा? आई थिंक यार इनको प्रेशर तो नहीं देना चाहिए अली, उसको ये तो इनको खुश होने चाहिए कि आपके जूनियर जो आते हैं और आपको आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं, आपके लिए बोझ कम कर रहे हैं, आपके जो चीज़ें जो मसले हो रहे हैं आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो जैसे स्ट्राइक रेट चाहिए, जैसे स्ट्रोक प्ले चाहिए, जैसे शॉट सिलेक्शन चाहिए, उनके पास अगर वो सारे स्ट्रोक्स हैं जो आजकल मॉडर्न क्रिकेट में है, और वो आपकी स्ट्राइक रेट को एकदम से टॉप पीक पे ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर्स को तो आप गले लगाते हो, और एज अ कोच, एज अ कैप्टन, वो तो आपकी टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे अली, हम लोगों ने तो जीतना होता है, हम जीने के लिए प्लान करते हैं, एज अ कैप्टन करो, एज अ प्लेयर करो, एज अ कोच करो। तो जो लोग जीतने के लिए कारामद हैं उनको तो मेरे ख्याल में जाया नहीं करना चाहिए, उनको तो डायरेक्ट खिलाना चाहिए। ठीक है, और ये जो बार बार बाबर आजम की कप्तानी के वाले से बात हो रही है, आपने खुद भी कहा कि वो एक असासा है, उसको हमें हैंडल अच्छे तरीके से करना चाहिए, और उसको जो है टेक केयर करनी चाहिए, नंबर 1 प्लेयर है वो। लेकिन जो बार बार कैप्टनसी के हवाले से बात होती है, हर सीरीज में उसको बुला के कहा जाता है कि जी कप्तान आप ही होंगे, फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी हमारे पास 3 ऑप्शन और भी हैं। इससे आपको नहीं लगता कि प्लेयर को थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस भी होती है? क्योंकि इट्स द गेम ऑफ द माइंड, कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब कर
देंगे तो फिर परफॉर्मेंस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। जी, वो मेरे ख्याल में देखें ये सारा खुला जो है ना वो लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है। अगर आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं। देखें जब आपने फर्ज को किसी कप्तानी से हटाना भी है तो आप उसको खुला कह देते हो कि यार यू नो मोर नीडेड, या आपकी कप्तानी में वो क्लास नहीं है जो हमें चाहिए। और ये जो बार बार वाली जो मीटिंग है या बार बार चेयरमैन और कप्तान की मीटिंग, दैट शोज की कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज्यादा, और वो बार बार एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। मेरे ख्याल में इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपने किसी को कप्तान बनाया तो अगर आपका कप्तान और आप ट्रस्ट करते हो तो फिर बाकी चीजों की जरूरत बात ही नहीं बनती कोई। और अगर आपने उसको हटाना भी है तो फिर भी इसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर आप उसको कन्विंसिंगली कह सकते हो कि आप कप्तानी में ये फ्लॉज हैं और हमें डिफरेंट कप्तान चाहिए डिफरेंट फॉर्मेट के लिए, तो जारी बात है कि क्लियर चीज़ों में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि कप्तान और जो चेयरमैन होता है वो जारी बात है मुल्क के एक दो अहम ओहदों पे होते हैं, तो उनको पर्सनल जो सारी चीज़ें एक साइड पर रख के अगर जो मुल्क के लिए बेहतर फैसला है, अगर बाबर कप्तान है तो भी वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, नहीं भी तो भी नंबर 1 प्लेयर है, तो उससे इतना बाबर को इतना बड़ा फर्क होना चाहिए। अगर वो इफ ही इज नॉट सर्विंग एज अ कैप्टन जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को लग रहा है तो भले उसको हटा दें, उसको स्टैट्स के साथ। लेकिन कबीर भाई अभी एक और तलवार लटका दी है ना, उनको पक्का कप्तान बना के उनको एक अभी एक और तलवार लटका दी है ना कि वो अपना परफॉर्मेंस तो कर सके। ठीक है, मगर अभी एक और तलवार लटका दी है ना कि सीरीज के जो नताइज हैं वो बाबर आजम की जो कप्तानी का जो है वो तयन करेंगे कि आया वो कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। इससे भी तो एक प्रेशर आ सकता है ना कप्तान के ऊपर कि अपनी परफॉर्मेंस भी देखे और फिर रिजल्ट भी देखे। अगर हार गया तो कप्तानी चली जाएगी, तो बाबर कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं है, चेयरमैन शायद उनसे कन्विंस नहीं है। देखिए यार, ये तो मेरा ख्याल ये तो ना ऐसे आपने सारे मुल्क क्रिकेट को कवर किया नाजायज इसलिए कि अगर हम ये कल कहना शुरू करें कि पाकिस्तान ने सीरीज हार गए तो नजम सेठी चेयरमैन नहीं होगा, तो नजम सेठी कैसे क्या मानती तो ये है कि यार आपका कप्तान है जो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, तो जब उसको ट्रस्ट ही नहीं करोगे, उसको ये सर पे तलवार लटका दो कि परफॉर्मेंस और ये काउंटर, इट मीन्स कि आप उसकी कप्तानी से खुश ही नहीं हो, तो आप बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? आप सीधा सीधा कह दो कि आप हमें आपसे खुश नहीं है, हम कप्तान चेंज करना चाहते हो तो कर लो। फिर ये बहानों की क्या जरूरत है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी को आपके साथ चल नहीं रहा है या आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि एक टीम जो है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कोई कितना बड़ा कप्तान है, कोई कितना बड़ा चेयरमैन है, जब आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बन रही, जब आप एक पेज पे नहीं हो, आपको लगता है कि आपकी डिफरेंस ओपिनियन है, तो फिर आप मेरे ख्याल में वो चीज़ करो जो आपको ठीक लग रही है। कम से कम इससे एक सेटल चीज़ तो आएगी। ये तो अनसेटल करने वाली बात है कि अगर आप कप्तान ही परेशान होगा अपनी कप्तानी के लिए तो टीम को क्या चलाएगा और आप जिताएगा कैसे? ठीक है, और जरा न्यूजीलैंड के हवाले से जो बात हो रही है कि न्यूजीलैंड की बी टीम आई है और जो मेन प्लेयर उनके आईपीएल खेलने चला गया, कप्तान उनका अनफिट हो गया, वापस न्यूजीलैंड चला गया। हाँ, उसकी सारी बात है, फर्क तो पड़ेगा। जो उनका कप्तान विलियमसन तो है वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और जो जारी बात है जब आप आते हो सब कॉर्नर में खेलते हो, इतना अच्छा बैट्समैन आपके पास हो जो मैच को चेंज कर सकता है, तो उनको लॉस तो हुआ, लेकिन ऑब्वियसली वो पहले से ही दूसरे लीग में खेलना चाहता था और उसने प्रायोरिटी लीग को दी। स्टिल मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है T20 की, और हम लोगों को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि लड़कों को जो रेस्ट दिया गया था, आई वाज नॉट इन फेवर कि उनको वो रेस्ट दिया जाता, क्योंकि उससे फ्लो बना हुआ तो वो फ्लो सारा ख़राब होता है और मैच प्रैक्टिस होती है, और प्लस अफगानिस्तान वाला मैच ऐसी प्रेशर वाला मैच होता है, तो अगर वो वहाँ खेलते तो अच्छा था, लेकिन चले वो तो हो चुकी हुई बात है। अब जारी बात है कि प्रेशर तो आएगा। अच्छा, अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कबीर भाई, आपने काफ़ी क्रिकेट कद्दाफी में खेली भी है, आपने खिलाई भी बहुत क्रिकेट है कद्दाफी स्टेडियम में, तो अब दोनों टीमों के अगर स्ट्रेंथ को सामने रखते हैं तो जो टीम टॉस जीतेगी उसका डिसीजन होना क्या चाहिए, क्योंकि मैच अभी जो है वो जो है इफ्तार के बाद उसका आगाज़ होगा। देखिए जी, शाम के मैचों में डिपेंड करता है, अगर ऑस पड़ेगी तो इट विल इफेक्ट, फिर जारी बात है बैटिंग सेकंड करनी पड़ती है, और न्यूजीलैंड का फायदा ये है कि वो अपने स्पेसर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और वो आपको ट्रैप करते हैं, और उन्होंने अक्सर हम लोगों को सब कॉन्टिनेंट में दुबई में जाके हर जगह पे बाउंसेस करा के पीछे बॉल करा के या प्लान करके आउट किया, तो वो ऑलवेज आप लोगों को ट्रैप करते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग से। शाम को अगर वो चीज़ें ऐसे होती हैं तो आई पर्सनली थिंक के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो आप अगर बैटिंग सेकंड करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है अगर ऑस पड़ रही है। अगर ऑस नहीं पड़ रही तो फिर आप बैटिंग फर्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कबीर खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ को, और हमने कोशिश की है
को इस सीरीज़ के हवाले से जो है वो इनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन कबीर भाई इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब में और इस वक्त रियाद से मेरे साथ बराह रास्त टेलीफोन कॉल पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ज़रा सऊदी अरब क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जानेंगे इनसे कि जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तान की टीम के साथ काम किया है तो क्या उन्हीं खतूत के ऊपर ही सऊदी अरब की क्रिकेट को इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मजीद सऊदी अरब की क्रिकेट के आगे जाके क्या इम्कान हैं, उनके क्या स्केजूल है, क्या मजीद फिक्सचर हैं। क्योंकि हमने रमज़ान में देखा कि जो सेकंड या थर्ड स्ट्रेंथ सऊदी अरब की टीम आई थी जिसमें कई नौजवान प्लेयर्स को चांस दिया था, उनमें 2-3 प्लेयर्स में बड़ा ज़बरदस्त हमें पोटेंशियल नजर आया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर कबीर खान साहब से गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करते हैं ब्रेक से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब की क्रिकेट के हवाले से। कबीर भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि एक ऐसे मुल्क में जहां पे क्रिकेट का कल्चर नहीं था, फुटबॉल को बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है। अभी हमने देखा कि इस तरह रोनाल्डो को बड़ी ज़बरदस्त ऑफर हुई अल नसर क्लब की तरफ से, फिर मेसी को 400 मिलियन यूरो की ऑफर हुई है। तो एक ऐसे मुल्क में क्रिकेट को चलाना कि जहाँ पे कोई ग्रासी ग्राउंड भी नहीं है, कितना मुश्किल आपके लिए टास्क है ये? जी मुश्किल टास्क तो है, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। जब मैं अफगानिस्तान को ज्वाइन किया था उनके पास तो कोई ग्राउंड नहीं था, इनके पास रेत के ग्राउंड है या सैंड के ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड काफी सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि क्रिकेट इनका नंबर 1 गेम भी नहीं है, लोकल्स इतना ज़्यादा खेलते भी नहीं है और इसको पाकिस्तान या इंडिया का गेम समझा जाता है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है टीम की परफॉर्मेंस के साथ और टीम का नाम आते के साथ भी के जो MBS है उनका जो विजन 2030 है वो एक सॉफ्ट इमेज सऊदी का डालना और सऊदी कल्चर को इंट्रोड्यूस कराना और टूरिज्म को बेहतर करना सऊदी का, तो वो क्रिकेट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और कर रही है। तो वो उसकी वजह से अब सपोर्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का ज़्यादा रुझान इस तरफ आ रहा है और जो हम लोगों जो बेसिक मुश्किलात थी इसमें साथ साथ में जो हमारे जो हेल्पिंग हैंड्स है उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल हालात में जैसे नदीम उमर साहब ने, क्रिकेट ग्लैडिएटर्स ने हमारे साथ MOU पे बात चल रही है, जितना उन्होंने हेल्प किया हम लोगों के साथ वो बहुत अच्छा ये इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा कबीर भाई। हेल्प उन्होंने किस तरह से किया? आपकी कोई ऐसा मुआहदा हुआ है कि आपके प्लेयर को लाके यहाँ पे वो कैंप में अपने साथ इंडक्ट करेंगे या डगआउट शेयर कराएंगे? इस मुआहदे में जो पॉजिटिव चीज़ क्या है सऊदी क्रिकेट के लिहाज से? लेकिन जी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनकी 2 टीमें हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, साथ में गैल ग्लैडिएटर्स है लंकन लीग में और उन लोगों ऑलरेडी हमारे कोचेस को उन्होंने बुलाया था जो उनका लंकन प्रीमियर लीग में उनको अपनी कोचिंग स्टाफ के साथ रखा, मोइन भाई के साथ, उनकी कोचिंग स्टाफ के साथ हमारी कोचिंग स्टाफ रहे। अभी जब हम लोग सऊदी फैल्कन्स को लेके आए थे रमज़ान कप में, ये सारा उन्होंने स्पॉन्सर किया था कि आपके प्लेयर्स आएँ यहाँ पे खेलें। प्लस उन्होंने हमसे वादा किया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी हमारे जो प्लेयर्स है, जो हमारे अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया 2-3 अच्छे हैं, जो सीनियर टीम में 3-4 और अच्छे हैं, तो वो प्लेयर्स अगर यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान में थोड़ा सा अगर इनको एक्सपोजर मिलेगा तो बेटर क्रिकेट करेंगे। सेम ही अफगानिस्तान वाला चक्कर है कि ये प्लेयर अगर जब तक अपने से अच्छे प्लेयरों के साथ नहीं खेलेंगे, टफ कंडीशन में नहीं खेलेंगे तो अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे, अच्छी टीम नहीं बनेंगे। तो वो ये जो हेल्प जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हेल्प बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अभी आप जो रमज़ान क्रिकेट खेल के गए नया नाज़िमाबाद में, उसने कितनी आपको सपोर्ट की है? क्योंकि सबने फिर देखा कि सऊदी अरब के प्लेयर्स में टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि वो ग्रूम करें उन्हें। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें नदीम उमर साहब का मेन रोल था, साथ में जो नया नाज़िमाबाद की टूर्नामेंट की जो कमेटी और उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका फुल हेल्प एंड सपोर्ट था। टू बी ऑनेस्ट उन लोगों ने हम लोगों को एक तरीके से बोला भी था कि हम थोड़े से प्लेयर्स उनके कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिला लें ताकि टीम की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर मना कर दिया था कि हम लोगों को इन लोगों को थोड़ा सा जब तक मार नहीं पड़ेगी, जब तक ये सीखेंगे नहीं क्रिकेट, तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट मेकिंग ए टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदा हुआ, आपने देखा तो लड़के नजर आए और उनका जो प्रेशर दिन ब दिन हट रहा है तो उसके हमें फायदा ही हो रहा है। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और आई होप कि जो है ये सपोर्टिंग सिस्टम ऐसे चलता रहे। PCB के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि MOU साइन हो जाए और हमारे लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट में चांस मिले। ये एक तरीका है अपने क्रिकेट को फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस अच्छा करने का और फिर लॉन्ग टर्म में अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और जो स्ट्रक्चर है उसको बेटर बनाना। ठीक है। और आप रियाज में मौके में और रियाज में एक अरसे से हम देख रहे थे कि नदीम बाबरी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कराची के फॉरवर्ड फर्स्ट क्लास प्लेयर है, स्टील मिल से भी वो खेले और जो ग्रेड 2 क्रिकेट में भी जो पाक सऊदी के नाम से उनकी टीम यहाँ पे शिरकत करती थी। इस हवाले से आपने वहाँ पे दीगर स्टेक होल्डर को अपने साथ शामिल किया आपने?
जी नदीम भाई और बाकी जितने भी हमारे क्रिकेट के लोग हैं, वी आर वेल कनेक्टेड। और नदीम भाई तो बिल्कुल क्योंकि रियाद में होते हैं और हमारे साथ बिल्कुल बहुत क्लोज रिलेशन में और बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं क्रिकेट की डेवलपमेंट में। क्रिकेट जहाँ पे हमें क्रिकेट में उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है और उनकी लीग की तरफ से हमें हर वक्त एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अब जो पाक सऊदी की टीम है उनमें अभी पिछले दिनों से इसी के सिलसिले में बात हुई थी, उसमें भी हम लोग सऊदी के जो नेशनल प्लेयर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं छुट्टियां लेना और क्रिकेट कॉम्पिटेंट इम्प्रूव करने के लिए, उसी पे बात चल रही थी कि हम 3-4 जो हमारे मेन प्लेयर उनको एक्सपीरियंस के लिए पाक सऊदी टीम में भेजेंगे। ठीक है, तो ग्रेड 2 में हमें नजर आएगी पाक सऊदी की टीम, जिसमें सऊदी अरब के प्लेयर हमें नेशनल प्लेयर खेलते नजर आएंगे। जी इंशाल्लाह उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी हमारे अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो सारे आए और एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हम लोगों का आपको जैसे बोला था कि हमारा आपको शॉर्ट टर्म प्लान होता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो अंडर 19 जो यंग बर्ड्स हैं वो जाके अगर पाकिस्तान में अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और उनको कोई फायदा होता है और जो एक्सपीरियंस लड़के हैं साथ में उनका मिक्सचर एक टीम जाके वहाँ जाए और वहाँ पे पाकिस्तानी ग्रेड 2 का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, अगर उस स्टैंडर्ड पे वो जाके परफॉर्म करते हो खेलते हैं तो यहाँ पे आप जब स्टेट नेशंस में खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्रिकेट का मैार बेहतर से बेहतर होता जाता है। ठीक है, और अभी आपकी टीम जीती भी थी कोई टूर्नामेंट, कोई एसीसी का इवेंट जीते थे जिसमें ईरान और इस टाइप में थाईलैंड जैसी टीमें थी? जी 10 टीमों का जो है इनिशियल चैलेंज कप हुआ था, एशिया कप की जो क्वालिफाइंग राउंड है उसके लिए, उसमें हम लोग चैंपियन हुए थे, स्ट्रेट सब सारे मैच जीते थे, फाइनल में बहरैन को हराया था। अब उसके बाद अभी 16 अप्रैल से हो रहा है नेपाल में जिनका मेन क्वालिफाइंग राउंड है, जिसकी जो विनर है वो एशिया कप में खेलेंगे, जिसमें यूएई, ओमान और सारी जो टॉप टीम है वो खेल रही हैं। इंशाल्लाह अगर इसमें हम लोग जाते हैं जीतते हैं तो हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं एशिया कप। कबीर भाई ऐसा कोई आपका प्लान है, क्योंकि इस वक्त पोटेंशियल तो है आपके प्लेयर में, एक्सपीरियंस की कमी है, तो एक मेरी सजेशन भी है और मेरा आपसे एक सवाल भी है कि ऐसा कोई प्लान है कि पाकिस्तान से, इंडिया से, दीगर ममालिक से कोई वेटरन्स की टीमें लेकर आए? क्योंकि एक वेटरन्स की टीम आएगी तो अपने साथ वो पूरा एक एक्सपीरियंस का एक बैग भर के लेकर आएगी, उससे आपके प्लेयर को फायदा होगा। आपको ऐसा कोई प्लान है ऐसा कि वेटरन्स के साथ आप सीरीज खेलें ताकि आपके प्लेयर को एक्सपीरियंस मिल सके? अगेन मैं फिर भी कहूँगा कि पाकिस्तान वेटरन एसोसिएशन का, नदीम उमर भाई का अगेन शुक्रिया अदा करूँगा। वेटरन वर्ल्ड कप हो रहा है सितंबर में, उन्होंने सऊदीया को एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है उसमें। तो ये जो आप वाली बात है कि हम लोगों ने ओवरऑल सारे क्रिकेट, एज क्रिकेट से ए क्रिकेट, वेटरन क्रिकेट, हर क्रिकेट पे ना हम लोग तवज्जो दे रहे हैं कि यहाँ पे टीमें आए, हमारी टीम इधर आए, वेटरन से खेले, XYZ कोई भी क्रिकेट मिले, एक्सपोजर मिले। और सीनियर लोग जब तक सीनियर लोग नहीं आएंगे, सीनियर लोगों के साथ खेलेंगे नहीं, हमारे प्लेयर दुनिया में एक्सपोज नहीं होंगे, दुनिया देखेंगे नहीं, जब तक वहाँ पे हारेंगे नहीं, भले बुरा परफॉर्म करें, लेकिन जब तक खेलेंगे ही नहीं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। और हम एक्सपीरियंस के लिए चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी वो ज़ाया ना हो। और फिर अगेन जो पाकिस्तान वेटरन एसोसिएशन, नदीम भाई और उनकी जो एसोसिएट्स हैं, उनका बिग थैंक यू। उन्होंने फिर एक और दफ़ा हमें सपोर्ट किया इस चीज़ में कि आप टीम लेके आएँ और हम लोगों को खिलाएंगे। ठीक है, अच्छा कबीर भाई, जिस तरह अफगानिस्तान के लिए आपने काम किया उसमें कोई जो है शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। आज अफगानिस्तान की जिस स्टेज पर मौजूद है उसमें अगर सबसे पहला नाम आता है तो कबीर खान का नाम आता है। इस तरह आपने खुद भी कहा कि ग्राउंड भी नहीं था जब आपने वहाँ पर टीम बनाई, और शहजाद को जिस तरह से आपने टीम में इंडक्ट किया, बल्कि एक मौके पर तो रिफतुल्लाह मोहम्मद को भी आप वहाँ से खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुके थे। तो अफगानिस्तान इस तरह पाकिस्तान को हराया, ये देख के आपको खुशी हुई या आपको थोड़ा अफसोस हुआ बतौर पाकिस्तानी? बतौर पाकिस्तानी अफसोस हुआ, ऑनेस्टली बड़ा अफसोस हुआ। और एज अ कोच जारी बात एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि आपकी टीम जाके पाकिस्तान की टीम को हरा रही है, तो दे हैव अचीव्ड इंशाल्लाह कि बहुत अच्छा मतलब उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, स्पेशली T20 में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर फर्ज करो, मैं तो इस ख्याल का हूँ, जैसे मेरी कोचिंग है, जैसा मैं स्ट्रेट हूँ, मैं ब्लंट हूँ इस मामले में, कि यार आप कोई चीज़ किसी टीम को ना हल्का लेते हो, ना किसी टीम के खिलाफ तजुर्बे करते हो। अगर आप समझते हो कि कोई टीम को के खिलाफ आप अपनी एक टीम खिला सकते हो या सेकंड स्ट्रेंथ खिला सकते हो, दैट शुड बी गुड इनफ टू बीट देम। अच्छा, अगर आपकी वो टीम उसको बीट नहीं करी तो फिर आपको रेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। और हमने ये चीज़, आपने, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा इन चीज़ों को गौर से देखते हो, आपने देखा होगा कि हम अगर जब कबीर भाई मेरे पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड 2 सवाल मैं क्विकली पूछना चाहूंगा सर। 10 सेकंड 2 सवाल पूछ लूंगा कि ये जो आप जैसे कोच हैं वो सऊदी अरब में मौजूद है, अतीकुज़्ज़मा जर्मनी को कोच कर रहे हैं, हम अपने कोचेस से दूसरे फायदे उठा रहे हैं, दूसरे कोचेस को जो हम यहाँ बुला रहे हैं, पुटिक को बुलाया, एक मैच उन्होंने खेला है, बैटिंग कंसल्टेंट है, कोई भी रन नहीं उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन ये वो पर्सनल लेवल पे आ जाती है चीज़, जारी बात है कि हम सूट नहीं कर रहे होंगे सिस्टम में। मैं अफगानिस्तान से बिल्कुल पीक में छोड़ के आया जब वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर रहे थे और
जब वो चाह रहे थे कि मैं 3-4 साल और उनके साथ काम करूं, ठीक है। आई प्रेफर्ड कि मैं पाकिस्तान में अच्छा, जाकर अगर अतीक ने कल मेरे शो में कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, बदले लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, पाकिस्तान के लिए काम कर सकूं, लेकिन वो मेरे ख्याल में सूट नहीं कर रहा था उनको। ठीक है। अतीक ने मेरे शो में कल कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट से बदले लोग हैं, वो नहीं आएंगे। हाँ या ना में बताइएगा, आपको दोबारा ऑफर ही तो आप आएंगे? ये मेरा मुल्क है, मैं तो मेरे दिल का तो बाद में और दिमाग का तो सवाल ही नहीं है इसमें। मेरा मुल्क है, ये मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। ठीक है। और ये भी जो बहस चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान होना चाहिए, आकिब जावेद ने भी कहा, कलंदर का भी हिस्सा है, आपको लगता है कि शाहीन इस वक्त प्रॉपर तैयार है कप्तानी के लिए? लेकिन ये अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एक T20 टूर्नामेंट जीतने से ना कोई कप्तान बनता है, शाहीन वन ऑफ द बेस्ट है। अगर वो इस बाबर वाली बात है कि वो खुद तो वन ऑफ द बेस्ट है। जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे कबीर खान साहब, जिनसे हमने बात की पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से और साथ साथ सऊदी अरब की क्रिकेट के बारे में इन सब डिस्कशन की। और हमें उम्मीद है कि इस तरह कबीर खान साहब माजी में काम करते हैं, इसी तरह सऊदी अरब की क्रिकेट भी फ्लरिश करती नजर आएगी। लेकिन जिस तरह के आपके इल्म है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ दुनिया भर की क्रिकेट के साथ साथ और स्पोर्ट्स के साथ साथ ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, और कोशिश करता है GTV और जी स्पोर्ट्स के ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी आपके सामने लाइमलाइट पे लाया जाए और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को सामने लाया जाए जिनको शायद लोग इतना नहीं जानते। और GTV और जी स्पोर्ट्स इस कोशिश में, इस काविश में किसी हद तक कामयाब भी है। और इन दोनों एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है रावलपिंडी में, मीसम रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट, और यहाँ बड़े जबरदस्त प्लेयर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से एक और रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। मैसम क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में रमजान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट अपने बेहतरीन अंदाज में जारी है। क्रिकेट टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आई टीमें अपने जौहर दिखा रही हैं। रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट का ये मेला नौजवानों के लिए सलाहियत आजमाने का बेहतरीन मौका है। क्रिकेट के दिलदादा शायकीन भी टूर्नामेंट में बेहतरीन मुकाबलों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है ये। इसमें काफ़ी जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी मौके मिल रहे हैं आगे क्रिकेट खेलने के। इंजॉय कर रहे हैं और मैं 2 साल से आ रहा हूँ, पिछले साल भी यहाँ पर ऐसे एक हेल्दी एक्टिविटी हुई थी। काफ़ी इंजॉय करते हैं, रोज़ाना हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और इधर आ जाते हैं, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक कराए जाने वाले रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट में तमाम टीमें एक दूसरे को हराने के लिए खूब जोर लगा रही हैं। GTV न्यूज़ भी बतौर मीडिया पार्टनर पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल को दिखा रहा है। जी नाज़रीन, आपने देखा रमज़ान नाइट ट्रॉफी, मीसम रमज़ान ट्रॉफी बड़े आबोताब के साथ खेला जा रहा है और प्लेयर्स जो इसमें हमें परफॉर्मेंस देते नज़र आ रहे हैं। और आज आपने हमारी टॉप स्टोरी में भी देखा होगा कि हॉकी के हवाले से भी एक कैंप इस वक्त जारी है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी भी जिस तरह हैदर हुसैन की क़यादत में काम कर रही है, ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर की क़यादत में काम कर रही है, तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो हमें विक्ट्री स्टैंड पर नज़र आएगी। इस वीक का हमारा ये लास्ट शो था। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के शोज़ हमारे आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।